वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम अलेक्जेंडर पॉप की पोएम यानी द रेप ऑफ द लॉग के 4th कैंटो की लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। ये कैंटो इस पोएम की लाइन नंबर 469 से लेकर 644 तक कंसिस्टेड है, यानी ये कैंटो टोटल 176 लाइंस पर कंसिस्टेड है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी राइम स्कीम। इस कैंटो की राइम स्कीम भी दीगर कैंटोज़ की तरह हेरोइक कपलेट की तर्ज पर लिखी गई है, यानी तमाम लाइंस दो दो की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं। तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम ए बी बी सी सी डी डी इस तर्ज पर बनती है। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ओप्रेस्ड और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रेस्ट। ओप्रेस्ड, ब्रेस्ट, अलाइव, सर्वाइव, ब्लिस, किस, डाई, आरी, डिस्पेयर, हेयर, विथड्रू, फ्लू, स्प्राइट, लाइट, सीन, स्प्लीन, नोम, डोम, नोज, ब्लोज, एयर, ग्लेयर, बेड, हेड। यानी इस कैंटो की तमाम लाइंस हेरोइक कपलेट की तर्ज पर दो दो की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 477 में रेज और रिसेंटमेंट ये दोनों वर्ड्स आर लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 482 में फेयर, फेस, 485 में स्विफ्ट, सूटी, 486 में डिस्मल, डोम, 490 में डे, डिटेस्टेड, लाइन नंबर 494 में फार, फिगर, फेस। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 470 में सीक्रेट और ब्रेस्ट इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 479 में दैट, मोमेंट, 481 में डस्की, मेलंकली, 482 में एवर, फेयर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 477 में एवर, फेल्ट और रिसेंटमेंट इन तीनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद 479 में दैट, सैड, 480 में एंड, एरियल, 485 में स्विफ्ट, हीज, फ्लिट्स। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 471 से लेकर लाइन नंबर 476 ये तमाम लाइंस नॉट से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 540 से लेकर 543 तक ये तमाम लाइंस और से स्टार्ट हो रही हैं, और लाइन नंबर 576 और 577 ये दोनों लाइंस ऑलरेडी से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलुयन। एलुयन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। जैसा कि लाइन नंबर 476 में सिंथिया का एलुयन यूज़ किया गया है, 481 में अम्ब्रेल का एलुयन यूज़ किया गया है, 484 में स्प्लीन के केव का एलुयन यूज़ किया गया है, 519 होमर का एलुयन यूज़ किया गया है, 549 और 550 को अगर हम देखें तो उसमें यूलिसिस का एलुयन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट या उसका कोई कैरेक्टर किसी को एड्रेस करे, मुखातिब करे, तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 478 में कहा गया है एज दाउ सैड वर्जन फॉर दाई रेविश हेयर। उसके बाद नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 479 में फॉर के बाद कॉमा यूज़ किया गया है, उसके बाद दैट सैड मोमेंट के बाद भी कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है
टू गिव ह्यूमन ट्रेड्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 492 में पेन एट हर साइड एंड मैग्रिम एट हर हेड, यानी पेन और मैग्रिम को पर्सोनीफाई किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 495 को अगर हम देखें तो इसमें नेचर को पर्सोनीफाई किया गया है। उसके बाद अगर हम लाइन नंबर 520 को देखें तो इसमें जार को पर्सोनीफाई किया गया है जो कि साइज करता है यानी ठंडी आहें बढ़ता है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा या मुकाबला करना। जैसा कि लाइन नंबर 495 को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है हियर स्टूड इल नेचर लाइक एन एंशिएंट मेड, यानी यहाँ पर नेचर को एक एंशिएंट मेड के साथ कंपेयर किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 549 और 550 को अगर हम देखें तो इसमें सप्लीन ने जो एम्ब्रेल को बैग दिया था उस बैग को यूलिसिस के बैग के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 500 में शोज़ इन हर चीक द रोजेज़ ऑफ 18, यानी उसके जो गुलाब की मानिंद गाल हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि वो 18 की है, यानी उसके जो गुलाब की मानिंद गाल या रुखसार हैं उनसे उसकी 18 बरस की उम्र का अंदाज़ा होता है। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजेममेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 515 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है अननंबर्ड थ्रोंग्स ऑन एवरी साइड आर सीन, हर तरफ लातादाद और अनगिनत लोगों का हजूम दिखाई दे रहा था। वो हजूम किन चीज़ों पर मुश्तमिल था, किन लोगों पर मुश्तमिल था, वो नेक्स्ट लाइन में यानी लाइन नंबर 516 में बयान करता है ऑफ बॉडीज़ चेंज टू वेरियस फॉर्म्स बाय सप्लीन, यानी ये उन लोगों का हजूम था जिन्हें सप्लीन जो देवी थी उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों में तब्दील कर दिया था। इसके बाद इस कैंटो में बहुत ज़्यादा हाइपरबोली से काम लिया गया है। हाइपरबोली का मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम लेना, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। इस कैंटो में बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है, यानी इसमें हाइपरबोली का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ इस पोएम में बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं जैसा कि ब्रेस्ट, किंग्स, विंग्स, लवर्स, एंशिएंट लेडीज़, सेंट्रल अर्थ, ग्लूमिंग केव ऑफ सप्लीन, पिनियंस, पेंसिव बेड, थ्रोन, ब्लैक एंड वाइट, रेड, चीक, रोजेस, पर्पल फायर्स, फैटल शेयर्स। उसके बाद अगर हम इस कैंटो के थीम्स पर रोशनी डालें तो इसमें अम्ब्रेल जो कि सप्लीन के केव में जाती है वहाँ पर इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू का जिक्र किया गया है और उसके बाद जो सप्लीन का रिएक्शन है उसका बयान किया गया है कि वो उसको एक बैग और एक बोतल गिफ्ट करती है। उसके बाद इस कैंटो में थलिस्ट्रस जो कि बेलिंडा की फ्रेंड है उसकी एक स्पीच शामिल की गई है और सरप्लून की भी एक स्पीच शामिल की गई है जो कि बिल्कुल बेअसर और बेमाना साबित होती है। यहाँ पर कैंटो 4 इख्तिताम पजीर होता है। इस पोएम के तमाम कैंटोज़ को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर अलेक्जेंडर पॉप की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और इसके साथ साथ इस लेक्चर में जिन लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।